नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धरिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल पीके क्लासेज पर आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए क्लासेज चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही थी। तो जब हम ज्योग्राफी की क्लासेज शुरू कर चुके थे तो मैंने तुम बताया कि भैया ज्योग्राफी को हम 3 स्टेज में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को हमने पढ़ने की कितनी स्टेज बताई थी भैया? 3 स्टेज बताई थी पढ़ने की। तो यदि हम बात करें भूगोल की, तो इसकी 3 स्टेज थी मेरे भाई, पहली, दूसरी और जो इसकी पहली स्टेज थी वो क्या थी? वो थी विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। जो इसकी दूसरी स्टेज थी वो क्या थी भाई? वो थी वर्ल्ड मैपिंग। मैपिंग, इसी मैपिंग में हमने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, सभी कॉन्टिनेंट को पढ़ा। और इन कॉन्टिनेंट को पढ़ने के बाद में जो महाद्वीप में इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे इनकी नदियाँ, महत्वपूर्ण नदियाँ, पर्वत, पठार और मरुस्थल, सभी को एक एक करके अच्छी तरह से डिटेल से देखा भी था। अब इतना कुछ होने के बाद में जो हमारा तीसरा टॉपिक था भैया, ज्योग्राफी में जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो थी हमारी इंडियन ज्योग्राफी। क्या भैया? इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल। तो भैया आज हमारे भारत के भूगोल में पहली क्लास होने वाली है, क्योंकि हमने विश्व का भूगोल और वर्ल्ड मैपिंग को कंप्लीट कर लिया और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर ही लिए थे। अब जो हमारा भारत का भूगोल होगा उसे हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि यदि हम इसे लाइफ टाइम भी ना भूल पाए, क्या करेंगे? लाइफ टाइम भी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह से हमें भारत के भूगोल को पढ़ लेना है। तो भारत का भूगोल पढ़ने के साथ में हमें पहले थोड़ी सी भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखो भाई, ये क्या? देखो भाई, अपना वर्ल्ड दुनिया का मैप है, वर्ल्ड मैप। क्या है ये अपना? ये अपनी पृथ्वी है और इसी पृथ्वी पर जो आपको ये रेड कलर में, इसी पृथ्वी पर जो आपको रेड कलर में इस एशिया वाले पार्ट में ये वाला बिंदु नजर आ रहा है, ये वाला जो बिंदु नजर आ रहा है वो क्या है? वो अपना भारत है। क्या है? वो अपना भारत है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है जो भारत की स्थिति पर, भारत की उत्पत्ति पर, इन चीजों पर क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम देखेंगे भैया हिमालय वगैरह पढ़ेंगे तो तब देखेंगे उत्पत्ति यहाँ से कैसे हुई, कैसे अफ्रीकन प्लेट से टूट करके एशियन प्लेट से टकराया। तो इन सब चीजों को बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें भारत की स्थिति जान लेनी है। तो भारत क्या है? दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है। पहली बात तो ये है, भारत एक दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है। दूसरी बात है, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत कहाँ पर अवस्थित है। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड मैप पर भारत की स्थिति क्या है। तो मैं आपसे बात करूं भाई, ये क्या है भाई? ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। फिर सेम सिचुएशन निकल के सामने आएगी। ये जो अपनी पृथ्वी है भैया, वहां पर क्या होगा? अब यदि हम इस अपनी पृथ्वी को दो भागों में बांट दें, उत्तर और दक्षिण, ये वाला पार्ट कौन सा भैया? ये नॉर्थ है और ये भैया साउथ है। क्योंकि पृथ्वी की जानकारी हमें लोकेशन का पता होना चाहिए। दूसरी चीजें क्या निकल कर आएंगे? हमने इसको दो बराबर भागों में इस तरह से बांट दिया, हमने इसे दो बराबर भागों में इस तरह से बांट दिया। 0 डिग्री लाइन यानी भूमध्य रेखा भैया, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश से दो बराबर भागों में बांट दिया। अब जब इतना कुछ हो जाता है तो इतना होने के बाद में ये वाला ऊपर वाला भाग कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा ये? उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन लेकिन जैसे ही इतना कुछ होने के बाद में तीसरी चीजें क्या निकल कर आएंगे सामने? भैया आपने इसे ऊपर से नीचे की तरफ तो बांट दिया बराबर हिस्सों में, लेकिन
लेकिन एक रेखा ऐसे भी तो जाती है भैया, इसको यदि हम ऐसे बांट दें तो मैंने कहा तो भैया ये क्या बढ़ जाएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ ग्रोथ बढ़ जाएगा। ये वाला भाग कौन सा भैया, ये वाला है वेस्ट, ये वाला भाग कौन सा, ये वाला ईस्ट है, मतलब ये पश्चिम है, और ये कौन सा भैया, ये पूर्व है। तो आप मुझे बताएं देख करके भैया कि इस गोलार्ध में यदि मैं बात करूं इस वाले हिस्से की, इस ए पॉइंट की बात करूं, तो आप इस ए पॉइंट को क्या कहोगे, आप क्या कहोगे भैया, सबसे पहले जो ए बिंदु है ना, ये सबसे पहले तो उत्तर में है, सबसे पहले तो कहां पर है, ये उत्तर में है, उत्तर में है पहली बात। लेकिन लेकिन उत्तर में होने के साथ साथ ये भैया पश्चिम में भी है, कहां पर, ये पश्चिम में भी है, तो उत्तर और पश्चिम में आ जाएगा ये ए पॉइंट। लेकिन लेकिन यदि हम इस बिंदु की बात करें तो ये वाला बिंदु कहां पर आ जाएगा भैया, ये उत्तर में है पहली बात तो, दूसरी कहां पर है भैया, पूर्व में है। ठीक, यदि हम बात करें इस बिंदु की, भैया ये तो दक्षिण में है लेकिन पश्चिम में है, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण पश्चिम। यदि हम इस बिंदु की बात करें, देखो ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी। यदि हम बात करें इस बिंदु की, मतलब इस वाले पार्ट की, ये बचा हुआ भाग जो है, तो इस पे ये जो बचा हुआ भाग है कौन सा हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व, ये दक्षिण और पश्चिम, ये दक्षिण और पूर्व। तो आप मुझे बताएं भारत है हमारा, वो किस तरफ नजर आ रहा भैया, भारत हमारा किस तरफ नजर आ रहा, तो देखो भैया इस मैप में, भैया ये जो मैप है यहाँ पर दर्शाया, तुमने यहाँ पर मैप दिखाया, इस मैप को तो हमने इस तरह से बांट लिया, इस तरह से भैया मैप हमने इस तरह से बांट लिया, इस तरह से हमने मैप बांट लिया, और इसको इस तरह से 4 हिस्सों में बांट दिया। उत्तरी, भारत तो भैया उत्तर और पूर्व में है, भारत तो कहां पर है, ये तो उत्तर और पूर्व में है, क्या अपना भारत कहां पर है भैया, उत्तर और पूर्व में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए यहाँ से 4 तरह के क्वेश्चन निकल कर आएंगे। यदि बात करेगा केवल उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की, यदि बात करेगा उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो भारत किसका, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। लेकिन बात करेगा भारत पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की, यहाँ पे बात करें पूर्वी और पश्चिम की बात करेगा, तो भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, फिर भारत पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। लेकिन यदि चारों दिशाओं को मिक्स करके पूछ ले और पूछे कि भारत चारों दिशाओं में से किस दिशा में पड़ता है, तो भैया कहां पर पड़ता है भारत, उत्तर और पूर्वी में पड़ता है, क्योंकि भारत की लोकेशन यहाँ पर है, कहां पर है भैया, भारत की लोकेशन यहाँ पर है। तो भारत किस किस चीज का हिस्सा है, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इसमें रटने वाली कुछ चीजें नहीं है, एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको इस मैप को देख करके और इन चीजों को देख करके समझ लेना है, याद कुछ नहीं करना, याद नहीं करना कुछ भी। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा यदि समझ में ना आए, लेकिन इन चीजों को देख लीजिएगा। अब देखो भाई, वही चीजें जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाई, सेम कंडीशन में यहाँ पर लिखी हुई है। पहली बात यहाँ पर बताई गई है कि भारत जो है, जो पहली बात यहाँ पर समझाई गई है भैया, कि भारत एशिया का प्रमुख देश है, जो उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी में है और पूर्वी गोलार्ध में। तो यही 2 बातें तो मैंने तुम्हें समझाई कि भैया भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्यों कहलाता है, क्या भारत की स्थिति है, तो वही तो चीजें हैं। अब इसमें रट लीजिएगा, आप इसको समझ लीजिएगा। यदि आपने 2 से 4 मिनट, यदि आपने 2 से 4 मिनट केवल बोर्ड पर ध्यान लगा के रखा है, तो क्या होगा, आपको ये चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। दूसरी चीजें देखो, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की आकृति किस प्रकार की है, तो वहां पर कई ऑप्शन आएंगे, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, षटभुज, षटकोणीय। तो आप देखोगे भैया भारत की आकृति चतुष्कोणीय किस प्रकार है, तो यहीं पर क्या नजर आ रहा है तुम्हें, भारत का मैप नजर आ रहा। तो भारत का इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, और इतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, लगभग इतनी ही दूरी, तो 30 अक्षांश की 30 डिग्री तो इधर से इधर को है, और भैया 30 ही डिग्री के समथिंग, 30 ही डिग्री के समथिंग कितना भैया, इधर से इधर को है। तो भारत की आकृति कैसी हुई भैया, चतुष्कोणीय हुई कि नहीं, तो उनका दूसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा, क्लियर हो गया। और देखो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का
विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ऐसे समझो कि यदि विश्व में 100 किलोमीटर स्क्वायर भूमि है तो उसमें से 2.4 किलोमीटर स्क्वायर भूमि कहाँ पर है, वो भारत में है। 100% का हिसाब लेकर के हम बात करने लगे। एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, भारत का कुल क्षेत्रफल परसेंट में पूछेगा तो 2.4%। भारत में कुल दुनिया की कितने परसेंट जनसंख्या रहती है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा यदि आबादी वाले भूगोल के क्वेश्चन आते हैं तो। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत कैसा है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 छोटे देश, भारत से छोटे 6 देशों का क्रम आपको कहां लिखना भैया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भारत से छोटे 6 बड़े देश कौन से हैं। और भारत से जस्ट अगला देश कौन था भैया जो भारत से बड़ा, वो है ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर है। अब देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कहां पर भैया, पहले स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर है। अब से पहले हुआ क्या करता था कि अपना जो चाइना था पड़ोसी देश, वो पहले नंबर पे आता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ कारणों से, हालांकि वहां तो जनसंख्या की पॉलिसी के नियम है, भारत में ऐसी कुछ व्यवस्था भी है नहीं। और इसी कारण भारत कहां पहुंच गया भैया, इसी कारण भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर पहुंच गया। और भारत की कुल आबादी कितनी है, भारत की कुल आबादी कितनी है, 142 करोड़ के समथिंग, 141 करोड़ के समथिंग भारत की आबादी पहुंच चुकी है। अब देखो भूमि का विस्तार, भारत का मुख्य भूभाग 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.6 पूर्वी देशांतर से 97.6 पूर्वी देशांतर विस्तृत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर ये समझने वाली है कि भैया आप हमें एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओगे भैया, दोनों जगह पूर्वी आ रहा है ना, मतलब दोनों जगह पूर्वी आ रहा, दोनों जगह क्या आ रहा भैया, उत्तरी आ रहा। मैंने कहा देखो चीजें क्या होंगी वो आप यदि हम यहाँ पर बात करें किस चीज की, भगवान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाली चीजें जो है वो यही वाली है भैया। कौन सी, विस्तार। भारत का मुख्य भूभाग, भारत का जो मुख्य भूमि का भाग है वो 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। 8.6 डिग्री अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या है, विस्तृत है। अब देखो भैया उत्तरी उत्तरी क्यों आ रहा दोनों में भैया, दक्षिणी से उत्तर होता, उत्तर से दक्षिण होता, तो देखो इसके जो ऊपर वाला भाग है, इसके जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर ये जितनी भी इस तरह से पड़ी हुई रेखाएं हैं, ये वाली जो रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहेंगे। लेकिन ये यहाँ पर जो रेखाएं होंगी, यहाँ पर जो रेखाएं होंगी ये वाली, इन्हें क्या कहेंगे भैया, इन्हें कहेंगे हम दक्षिणी अक्षांश। क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। अब भारत यहाँ पर है, भारत कहाँ है भैया, यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है। तो हुआ क्या, जब भारत इस वाले गोलार्ध में, देखो मैं यहाँ पर इस तरह समझाऊंगा, पार्ट बी लिख करके बात करूंगा, यहाँ पर पार्ट बी लिख करके बात करूंगा। और पार्ट बी का तुम्हें पता है कि उत्तर पूर्व में है, कहां पर भी है पार्ट बी, उत्तर पूर्व में। अब देखते समझ जाएगा भाई, ये हमारा गोलार्ध पूरा। हम बात करें इस वाले गोलार्ध की, केवल इस वाले की, ये जो भरा हुआ है इस तरह से। पार्ट बी है, ये क्या है हमारी 0 डिग्री लाइन थी, क्या थी भैया हमारी 0 डिग्री लाइन थी। अब अपना भारत कहां पड़ता है भैया, ये अपना भारत पड़ता इस अक्षांश में। अब इस अक्षांश से और यहां तक की दूरी जो है 8.4 डिग्री, मुख्य भूभाग 8.4 डिग्री से लेकर
6 डिग्री तक, 8.4 डिग्री से लेकर के कितना भैया 37.6 डिग्री तक क्या है भैया इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पूरा विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा विस्तार कितना है 8.6 से लेकर 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री तक विस्तार इसका पाया गया है। और 0 डिग्री से यहाँ तक की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है समथिंग करके, इस 0 डिग्री से लेकर के भारत के भूभाग तक की, मतलब जो तमिलनाडु में कैप कैमोरिन। अब इस 8.4 डिग्री से लेकर के कहां तक जम्मू कश्मीर तक ऊपर तक 37.6 डिग्री तक क्या है भैया इसका उत्तरी अक्षांश में विस्तार पड़ता। तो ये दोनों बार उत्तरी क्यों कहा गया, दोनों बार उत्तरी क्यों कहा गया, क्योंकि भैया 0 डिग्री लाइन के उत्तर में स्थित है। 0 डिग्री लाइन के कहां पर स्थित है, ये उत्तर में स्थित है। अब देखो बात आती है दूसरी बात की, यहाँ पर कहा गया 8.4 उत्तरी से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर निकल गई कि 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। अब देखो पहली बात तो ये थी, ये क्या थी भैया, ये तो उत्तरी गोलार्ध की बात थी, लेकिन अब की बार क्या करा, यदि हम पृथ्वी को केवल इस तरह से बांट दें पश्चिम और इस तरह से बांट देंगे पूर्व और पश्चिम में, मतलब देखते रहो भाई ये अपनी पृथ्वी है, पहली बार तो हमने इस तरह से बांटी थी, लेकिन अब की बार हमने इसे इस तरह से बांट दिया, ये वाला भाग क्या हुआ वेस्ट, ये वाला भाग क्या होगा ईस्ट। मतलब इस रेखाएं में ये जो जितनी भी पढ़ने वाली रेखाएं हैं, ये जितनी भी पढ़ने वाली रेखाएं हैं, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें पूर्वी देशांतर कहेंगे, पूर्वी देशांतर। इन्हें क्या कहेंगे भैया, इधर जो पढ़ने वाली है इस 0 डिग्री लाइन से इधर वाली, इन्हें क्या कहेंगे भैया, इन्हें कहेंगे हम पश्चिमी देशांतर। क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर। अब देखो भारत पूर्व से शुरू हुआ, पूर्वी देशांतर में शुरू, पूर्वी गोलार्ध में शुरू हुआ और पूर्व में क्या हो रहा खत्म हो रहा, मतलब इस तरह से। यदि हम इसके इतने हिस्से की बात करें, कितने हिस्से भैया, यदि हम इसके इतने हिस्से की बात करें इस सफेद वाले की, तो भारत कहां पर है, यदि हम इसके इतने हिस्से की बात करेंगे तो भारत इसी गोलार्ध में तो स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर, पूर्वी गोलार्ध में तो स्थित है भारत, कहां पर, वो भी यहाँ पर। इस तरह से स्थित है। अब देखो यहां से लेकर और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो दर्शाई गई है, यहाँ बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी कितनी भैया, वो 57.25 से लेकर 68.60 से लेकर 57.25 डिग्री तक पाया जाए पूर्वी देशांतर में। अब पूर्वी की बात हो रही, मतलब 68.7 से लेकर और यहाँ तक की कुल दूरी कितनी भैया 97.25 देशांतरीय विस्तार पाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका कुल देशांतरीय विस्तार कैसे निकालेंगे भाई, देखो इधर कोई 0 डिग्री लाइन थी रशिया के पास में, ऐसे जा रही थी, वो कहां से होकर के, वो जा रही थी पैसिफिक ओशन में, जो मैंने तो बताई थी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो वो देशांतर वाली रेखा थी, इसी तरह जा रही थी। अब क्या हुआ, यदि हम इसकी कुल दूरी निकाल लेंगे, कुल अक्षांश दूरी निकाल लेंगे, कुल अक्षांश दूरी यदि हम यहाँ पर निकालेंगे इसकी कुल अक्षांशीय दूरी इस तरह से करके, कुल अक्षांशीय दूरी, तो कुल अक्षांशीय दूरी कैसे निकलेगी भैया, 68.7 से लेकर 68.7 डेप्रिसिएशन कितना जाएगा भैया 97.25 निकल कर आ जाएगा। अब देखो जो मान यहाँ से निकल कर आएगा ना इन दोनों का निकल कर यहाँ से आएगा, वो कितना जाएगा भैया 29, तो लगभग 29 डिग्री के समथिंग निकल कर आएगा। यहाँ से भी कितना निकल कर आएगा भैया, इसकी अक्षांशीय दूरी कितनी निकल कर आई,
कुल देशांतरीय विस्तार कितना निकल कर आएगा भैया, 29 डिग्री के समथिंग निकल कर आ जाएगा। लेकिन लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ पर इस पहले वाले बिंदु में, इस वाले बिंदु में यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी निकल कर आ रही है, कुल अक्षांश दूरी, कुल अक्षांश दूरी, अक्षांश होते इस तरह से नेटिव की रेखाएं, इनके बीच की कुल दूरी निकल कर कितनी आ रही है यहाँ से, यदि बात करें 8.4 अंतर और कितना जाएगा भैया 37.6, इनके मध्य भी कुल दूरी कितनी निकल कर आएगी, इनके मध्य में निकल कर आएगी भैया 29 डिग्री के समथिंग, सब लगभग इतना ही आएगा, 29 और 30 के समथिंग आएगा। तो मतलब कितना हुआ भैया, क्या हुआ, दोनों के मध्य मतलब चतुष्कोणीय आकृति बनी कि नहीं बनी, दोनों के मध्य चतुष्कोणीय आकृति बनी कि नहीं बनी, अक्षांशीय विस्तार में, अक्षांशीय विस्तार में चतुष्कोणीय मतलब चारों तरफा को इसका क्षेत्रफल बराबर हुआ कि नहीं हुआ, चारों तरफा को भारत का क्षेत्रफल कैसा हुआ भैया, बराबर हुआ। देखो चीजें कुछ लॉजिकल चीजें हैं, यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी की अक्षांश देशांतर वाली क्लास आपने मिस कर दी होगी तो शायद ये आपके ऊपर को उतर जाए। अब देखो और चीजें लिखी है यहाँ पर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6.5 उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते थे। वहां पर स्थित है 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो जैसे 0 डिग्री लाइन है, ये अपनी क्या है, अपनी पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री लाइन है, यदि यहाँ पर कोई रेखा होगी इस तरह से, इस तरह से कोई रेखा होगी तो उसे हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, उत्तरी अक्षांश, उत्तर में। यदि इसके दक्षिण में कोई रेखा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। क्या कहेंगे भैया ऐसे, यदि यहाँ पर कोई रेखा उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो इन चीजों का देखो तुम्हें मेजर रूप से पता होना ही चाहिए। यदि हम बात करें दूसरे बिंदु की इस तरह से, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, यदि हमारी पृथ्वी है और इस पर ये देशांतर है, पड़ी खड़ी रेखा क्या होती है भैया, ये देशांतर होती है, खड़ी हुई रेखा देशांतर होती है। एक रेखा हमने ऐसे खींच दी, इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये यदि पूर्व और इसकी बात करें तो ये वाली रेखा कौन कहलाएगी भैया, ये पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। कौन से, पूर्वी देशांतर। यदि हम बात करें इनकी, ये कौन सा जाएगा भैया, ये आ जाएंगे आपके पश्चिमी देशांतर। तो इन सब चीजों का तुम्हें डिटेल से पता होना चाहिए यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास मिस नहीं करी। अभी कुछ चीजें देखो, जैसे कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा, अब देखते रहना यहाँ पर, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा 876 किलोमीटर स्थित है। मतलब भूमध्य रेखा से, जो कौन सी भैया, भूमध्य रेखा से केवल 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भाई यदि मैं आपसे बात करूं, यह क्या है, पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, 0 डिग्री लाइन है, ये क्या आपकी 0 डिग्री लाइन, या फिर से कहते हैं भूमध्य रेखा, बताई थी मैंने तुम्हें, भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा से जो अपना भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भूमि का, उसके मध्य कुल कितनी दूरी है भैया, 876 किलोमीटर की दूरी है, 876 किलोमीटर की दूरी है। मतलब आप देखो इसकी जो लोकेशन है, कहाँ गया ये, दक्षिणतम बिंदु 8.4 अक्षांश नजर आ रहा, 8.4 अक्षांश नजर आ रहा। अब देखो कैलकुलेशन के हिसाब से यदि बात करें तो एक अक्षांश बराबर काय को होता है भैया, एक अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर, एक अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर के होता है। यदि हम इन 8 अक्षांश में 111 किलोमीटर की दूरी करें तो लगभग कितना निकल कर आएगा, 876 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो पूरी ज्योग्राफी कहते हैं भैया मैथमेटिकल चलती है। यदि आप इसे रटने का प्रयास करेंगे, यदि आप इसे क्या करेंगे भैया, रटने का प्रयास करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना भैया, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने तुम्हें पढ़ाए थे देशांतर, अक्षांश, इन चीजों का ये भी बताया था भैया कब इनकी दूरी घटेगी, कब इनकी दूरी बढ़ेगी, ध्रुवों पर जाने पर अक्षांश रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, बीच में आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे तो अक्षांश के मध्य दूरी घटेगी बढ़ेगी, देशांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैंने तुम्हें समझाया था। तो भैया क्या हुआ,
एक अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर के है और हमें पता भी है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8.4 डिग्री के है। तो ये 8.4 में 111 किलोमीटर की गुना करो तो 876 निकल कर आ जाएगा, 876 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये चीजें याद करने की नहीं होती, ये चीजें कभी भी याद करने की नहीं होती। तो क्या हुआ भैया, ये हमारे भारत की कुछ इंपोर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपको बताई थी। दूसरी आ जाएगी भारत का पश्चिमतम बिंदु। भारत का पश्चिमतम बिंदु 68.7 पूर्वी देशांतर गोहरमती कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। पश्चिमतम बिंदु, अब देखो भैया इधर की तरफ चलेंगे ना, इधर की तरफ चलेंगे पश्चिमतम बिंदु। अब मैं आपसे बात करूं, आप कहोगे भैया अभी तो आप ये कह रहे हैं कि भैया भारत पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन हर चीज की दिशा तो होती है। ये क्या अपना भारत है, इस तरह से करके भी ऐसा मार दो। आप मुझे बताएं भैया, यदि मैं इसे इस तरह से बांट लूं पूरा पश्चिम पूरब दक्षिण उत्तर, तो इसका पश्चिमतम बिंदु कौन सा जाएगा, मतलब ये वाला बिंदु कहां पर स्थित है भैया, गुजरात गोहरमती जिला, गोहरमती जिला कच्छ में स्थित है। कौन सा भैया, 68.7 पूर्वी देशांतर गोहरमती कच्छ में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां पर होगा, पूर्वी बिंदु होगा भैया इस दिशा में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश की तरफ, किबिथु अनगांव जिला अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीजें क्या आपको एक बार देख लेनी है, क्या करनी भैया, देख लेनी। अब देखो इन चीजों को हम लिखा है क्यों लेकर आए, क्योंकि इन चीजों को लिखवाने के लिए काफी टाइम लग जाता, काफी क्या लगता भैया, टाइम लग जाता, और शायद बीच बीच में मैप की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए इनको इस फॉर्मेट में यहाँ पर लेकर आए। तो भी भारत से संबंधित बहुत कुछ जानकारी शायद ये जो मैंने आपको बताई है, ये जानकारी आपको हो गई होंगी। इसमें कुछ चीजें समझने वाली थी, कुछ रटने वाला था, लेकिन इसमें कुछ इतनी चीजें नहीं थी। और देखो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरी बात बताइए यहाँ पर कि भैया पूर्व में बांग्लादेश, सुदूर में म्यांमार, मतलब सुदूर का मतलब क्या होता, सुदूर का मतलब क्या होता, दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में कौन सा भैया, म्यांमार, उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। भूमि के साथ, भारत के साथ भूमि की सीमा, केवल भूमि की सीमा साझा करने वाले 7 देश कौन थे, ऊपर से बात करेंगे तो भैया कौन सा जाएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, और कौन सा भैया, बांग्लादेश और म्यांमार या फिर बर्मा, म्यांमार या फिर बर्मा। इसमें 2 मुस्लिम बहुल्य देश है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, एक बौद्ध बहुल देश है जो कौन सा, म्यांमार, और दूसरा भी कौन सा भैया, बौद्ध बहुल्य देश है जो कौन सा, भूटान, एक हिंदू बहुल्य देश और हिंदू राष्ट्र कौन सा भैया, नेपाल, और एक कौन सा भैया नास्तिक है, कम्युनिस्ट वादी है, कौन सा, चाइना। तो इस तरह से भी चीजें पूछ लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भैया इनकी लोकेशन, शायद मैप नहीं क्लियर आ रहा अभी। देखो क्या बताया भैया मैंने तुम बताया कि भैया जो आपका क्या है, भूमि साझा करने वाले देश, भूमि की साझा करने वाले देश कौन से हैं। तो ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला इस तरह से, ये हिस्सा 106 किलोमीटर सीमा, ये 106 किलोमीटर सीमा, ये अफगानिस्तान है, ये अपना क्या है, अफगानिस्तान। तो ये 106 किलोमीटर सीमा, कितनी, 106 किलोमीटर सीमा अफगान, अफगान की लगती किससे, लद्दाख से। लद्दाख कहां पर है, भारत का हिस्सा है, और अफगान के भी इस वाले हिस्से में लगती, मतलब जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है अनाधिकृत रूप से, पाकिस्तान ने लद्दाख पर कब्जा किया हुआ है, और लद्दाख में से कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो वर्तमान में किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उससे लगती है भैया अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर। तो सबसे पहले भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे पहला देश अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। दूसरा था भैया पाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी क्या भैया, काबुल है। तीसरा था चाइना, कौन सा था भैया, चाइना। कैसे भूमि की सीमा साझा, भूमि साझा कर रहे देश। नेपाल आता पहले नंबर पर, अफगानिस्तान दूसरे पर, पाकिस्तान तीसरे पर, चाइना चौथा, नेपाल पांचवा, भूटान। यदि हम बात करें छठे की, छठा देश कौन सा जाएगा, छठा आ जाएगा भैया
बांग्लादेश, सातवां कौन सा जाएगा, म्यांमार। तो 7 देश ऐसे हुए जो भारत के साथ में कैसी भूमि की सीमा साझा कर रहे हैं, 7 देश ऐसे हुए। लेकिन यहीं पर यदि थोड़ा लॉजिकल रूप से क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के साथ ऐसे देश बताइए जो क्या करते हो, भूमि और जल दोनों की सीमा साझा करते हो, तो ऐसे देश कौन से भैया, तो ऐसे देश कौन से हैं जो जल की और भूमि दोनों की सीमा साझा कर रहे। तो सबसे पहला देश पाकिस्तान है, जिसकी भारत के साथ में कैसी सीमा लगती है, जिसकी भारत के साथ में देखो स्थलीय सीमा भी लगती है। पाकिस्तान की सीमा यहाँ से स्थलीय सीमा, लेकिन यहाँ पर जलीय सीमा भी तो लगती है पाकिस्तान की। तो सबसे पहला देश जिसकी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा भारत से लग रही, तो कौन सा, पाकिस्तान। दूसरा बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है, दूसरा कौन सा आ जाएगा भैया, बांग्लादेश आ जाएगा। तीसरा तीसरा आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार एक देश ऐसा है जिसकी स्थलीय और जलीय सीमा दोनों भारत के साथ में मैच करती है। तो जो चीजें मैंने तुम्हें समझाई वही इस पीडीएफ में यहाँ पर लिखी हुई है, इन्हें एक बार देख लीजिएगा, ये आपको लिखित रूप में मिल जाएगी। अब आते हैं मालदीव और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है, मतलब भारत के 7 देश ऐसे हैं जो भूमि की सीमा साझा करते हैं, उन्हीं में से 3 देश ऐसे हैं जो भूमि और जल दोनों की सीमा साझा करते हैं। वो कौन से देश है भैया, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों भूमि सीमा साझा करते हैं। ये 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। बात आती है भैया केवल स्थलीय सीमा की, तो केवल स्थलीय सीमा की यदि बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बदल बदल के पूछ लेगा अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी जैसे मैंने तुम्हें 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री देशांतर अच्छे से समझा दी, भूभाग 30 डिग्री 3264। अब आता है उत्तर से दक्षिण, ये चीज यहाँ पर समझने वाली है। मुख्य भूमि का अक्षांश देशांतर 30 डिग्री अक्षांश है, परंतु फिर भी 3214 किलोमीटर, लेकिन पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। तो भैया ये जो होते हैं ना, ये कौन थे, अक्षांश, अक्षांश के मध्य है, इन अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इन अक्षांश जो इस तरह से पृथ्वी के ऊपर लेटे हुए होते हैं ना, ये वाले जो अक्षांश होते हैं, ये वाले इनके मध्य हमेशा 111 किलोमीटर की दूरी होगी। यहाँ पर भी 111 होगी, यहाँ पर भी 111 होगी, यहाँ पर भी 111 होगी और यहाँ पर भी 111 होगी। तो जब इनके मध्य इक्विवेलेंट दूरी है तो क्या होगा भैया, दूरी समान रहेगी। लेकिन यदि हम बात करें लेटी हुई रेखाओं की, यदि हम बात करेंगे भैया किनकी, इन लेटी हुई रेखाओं की, लेटी हुई कौन सी रेखाएं, ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं, यदि हम बात करेंगे इनकी, तो क्या होगा, इनकी दूरी इस 0 डिग्री लाइन के पास में तो कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। लेकिन जैसे ही उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर क्या होगी भैया, दूरी कम होती चली जाएगी गोलार्ध की तरफ, मतलब इस पॉइंट की तरफ क्या होगी भैया, कम होती चली जाएगी। तो भारत क्या है, 0 डिग्री लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ है, भारत 0 डिग्री लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसी कारण इन जो देशांतर है इनके मध्य दूरी थोड़ी वहां पर कम हो जाती है। लेकिन इनके मध्य दूरी कितनी है भैया, प्रॉपर 111 किलोमीटर ही रहती है। इसी कारण दोनों का अक्षांश विस्तार, इसी कारण दोनों का अक्षांश विस्तार 30 डिग्री होने के बावजूद भी भारत की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है भैया, वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। लेकिन पूर्व से पश्चिम इस दिशा से लेकर के यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर भारत की दूरी कितनी है, यहाँ पर भारत की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर है। यही कारण है इस अक्षांश और देशांतर का, अक्षांश के मध्य हमेशा दूरी समान रहती है, देशांतर के मध्य दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर कम होती चली जाती है, 0 डिग्री लाइन की तरफ जाने पर क्या होती है भैया, इक्वल होती चली जाती है। तो ये क्या थी भाई, ये हमारी कुछ अक्षांश देशांतर से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने तुम्हें यहाँ पर समझा दी। बाकी जो लिखने वगैरह वाली चीजें हैं वो आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में मिल ही जाएंगी, बिल्कुल आपको लोड नहीं देना। जो बातें मैंने बोली है वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं।
तीसरी चीज आती है यहाँ पर अक्षांश विस्तार का प्रभाव। अब जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, अब देखना जब क्या पढ़ रहे थे हम, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। अब जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास देखी है उसके इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी, लेकिन जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास मिस कर दी शायद वो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाए। देखो अक्षांश विस्तार का प्रभाव, 30 डिग्री अक्षांश विस्तार होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु की परिस्थितियां पाई जाती है। मृदा वनस्पति के प्रभावी विविधता परिवर्तित होती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है तथा उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण विभाग में परिभाषित करती है। अब देखना यहाँ पर ये जो इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर ये क्या भैया अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। अब ये 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है भैया। ये क्या है अपनी 0 डिग्री लाइन है, ये क्या अपनी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये अपनी मकर रेखा है। लटने वाली कुछ भी चीजें नहीं है, लटने वाली क्या नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है। यदि मैं बात करूं इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र की मैं बात करूं भैया, मैं तो इस वाले क्षेत्र की बात करूं तो हम इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहेंगे इसे हम, उष्णकटिबंध, उष्ण क्षेत्र कहेंगे। लेकिन यदि हम बात करें इस वाले क्षेत्र की तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा भैया, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा भैया शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण। अब देखते हैं ना ये अपना शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। यदि बात करूं इस वाले क्षेत्र की, इस वाले क्षेत्र की यदि बात करूं तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ये भी क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध, ये भी शीत कटिबंध और ये भी शीत कटिबंध ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो इस वाले क्षेत्र में होगी वायु, यहाँ से यदि अपना क्या है, ये अपना, यदि मैं बात करूँ ये अपना क्या है, ये अपना सूर्य है, क्या भैया ये अपना सूर्य है। तो इस वाले क्षेत्र पर क्या पड़ेगा, जो रेड वाला क्षेत्र है यहाँ पर सूर्य किरणें कैसी पड़ेंगी, यहाँ पर किरणें पड़ेंगी सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी। कैसी किरणें पड़ेंगी इस क्षेत्र में, लंबवत किरणें पड़ेंगी, यहाँ पर लंबवत किरणें पड़ेंगी। तो मतलब इस रेड वाले भाग में अधिक गर्मी होगी ना, इस रेड वाले भाग में क्या होगा भैया, अधिक गर्मी पाई जाएगी। और ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट है, यहाँ पर थोड़ी किरणें कैसी पड़ेंगी भैया, यहाँ पर थोड़ी तिरछी पड़ेगी इस तरह से। कैसी किरणें पड़ेगी, थोड़ी तिरछी किरणें पड़ेगी इस येलो वाले पार्ट में। तो आप मुझे बताएं अधिक गर्मी कहाँ पर होगी, इस रेड वाले पार्ट में अधिक गर्मी होगी। जब रेड वाले पार्ट में अधिक गर्मी होगी तो यहाँ की जलवायु अधिक अलग तरह की होगी। थोड़ी ऊपर की तरफ ये ब्लू येलो वाला पार्ट है, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ की जलवायु अधिक प्रकार की, अलग प्रकार की होगी। तो इसी कारण होता क्या है भारत का, अब देखते हैं ना भारत कहाँ पड़ता है भैया, भारत पड़ता है यहाँ पर, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, भारत यहाँ पड़ता इस व्हाइट वाले पार्ट में। मतलब भारत का आधा हिस्सा तो कहाँ चला गया, इस उष्ण कटिबंध में चला गया, और आधा हिस्सा कहाँ चला गया, शीतोष्ण कटिबंध में चला गया। तो वही बातें तो यहाँ पर बताई जा रही है भैया कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तथा उष्ण व शीतोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण दो प्रकार के कटिबंध, एक तो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। इसी कारण जो रेड वाले हिस्से में भारत का प्रायद्वीप भाग चला गया, इसी कारण वहां पर अधिक गर्मी पड़ेगी, और अधिक गर्मी होने के कारण वो कैसा भाग कहलाएगा, वो उष्ण कटिबंध कहलाएगा। वहां के लोग काले होते हैं थोड़े से उत्तर भारत के मुकाबले। दूसरा जो ये वाला पार्ट है शीतोष्ण कटिबंध वाला, ये वाला कहाँ है, ये उत्तर भारत में आ जाएगा। तो इसी कारण शीतोष्ण उष्ण कटिबंध में भारत दो भागों में बट जाती है भारत की जलवायु। देखना अमेरिका और भारत, अमेरिका और भारत, यानी जो आपका यूएस है ना, ये यूएसए और भारत ये एक ही अक्षांश पर है। अक्षांश दोनों कैसा है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने का केवल एकमात्र रीजन अक्षांश देशांतर नहीं है। क्या है कारण, वो है हिमालय के प्रभाव भी भारत को प्रभावित करता है, क्योंकि हिमालय रशिया से आने वाली ठंडी हवा को रोक लेता है। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें प्रभावित होती है यहाँ से। दूसरी बात लिखाई जा रही है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है, मृदा वगैरह क्या पाए जाते हैं, प्रलेक्शन पाए जाते हैं। अब भारत के वे राज्य है, भारत के वे राज्य जहाँ से क्या, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, भारत के वे राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत के कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत की कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कौन से भैया,
इन राज्यों से क्या होती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखो जो मैं आपसे बात करूं यहाँ पर भाई, साइंस में नजर गया, यदि एक रेखा में इस तरह खींच में यहाँ से बीचों बीच ये वाली, ये रेड वाली, इस तरह से एक रेखा खींची थी, तो कहां से होकर जा रहे, गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़। जैसे गुजरात देखो यहाँ पर गुजरात है, थोड़ा सा हिस्सा, बहुत थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का भी आ रहा, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का बहुत थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी आ रहा, लेकिन मध्य प्रदेश का तो बिल्कुल बीचों बीच होकर जाती है, कौन सी कर्क रेखा। उसके बाद में आता है आपका उसके बाद में क्या आता आपका, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और भैया कौन सा, त्रिपुरा। कितने राज्य से होकर गुजरी, 8 राज्यों से होकर आपके कर्क रेखा गुजरते हैं। देखिए ये चीजें क्या होती है, रटने वाली चीजें हैं, इनमें कुछ समझाने वाला और क्या नहीं, लेकिन रटने वाले भी कैसे। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भैया भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, एक ऑप्शन आएगा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर भारत के बीच में है, वो तो वैसे कट जाएगा एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आता है भैया केरला, केरला भारत के दक्षिण में। तीसरा था महाराष्ट्र, चौथा था मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश बीच में, इसका मतलब कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो विज्ञान भी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देखो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्य टच करती है और इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अब देखते हैं ना भैया, बांग्लादेश सबसे अधिक, सर्वाधिक सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत की किससे लगती, सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश से। कितनी, सर्वाधिक कितनी, 4096, 4096 किससे लगती है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से क्या लगती है, चारों तरफ का बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है, इस कारण बांग्लादेश की अधिक सीमा लगती है। दूसरे नंबर पर आता चाइना 3488, इन चीजों को आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें शायद अफगानिस्तान नहीं दिया हुआ है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ये अफगानिस्तान कितना लगता है भैया, 106 किलोमीटर लगता। भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं, भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 1800 कुछ ईस्वी में उसको सब मैकमोहन ने डिवाइड करी थी। दूसरी आती है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी भैया, रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी, डूरंड। और भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य भी कौन सी है, डूरंड रेखा ही है, क्योंकि सर डूरंड ने इसका विभाजन करा था अफगानिस्तान और भारत के मध्य, जब भारत एक हुआ करता था पाकिस्तान और एक, तो इस कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य वाली रेखा क्या कहते हैं, डूरंड रेखा ही कहते हैं। ये इन रेखाओं के नाम लिखे हुए हैं। अब यहीं पर मैं आपसे एक बात पूछ लूं भाई, यहीं से एक बात पूछनी मुझे, ये भारत है, भारत में बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या कहलाती है, भारत चाइना की सबको पता, भारत पाकिस्तान की सबको पता, लेकिन भारत और बांग्लादेश की बताओ सीमा रेखा क्या कहते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि भैया भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, उसे भी मैकमोहन रेखा ही कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को भी क्या कहते हैं, मैकमोहन, सॉरी रेड क्लिफ रेखा कहते हैं भाई, रेड क्लिफ, मैकमोहन रेड क्लिफ। क्योंकि क्योंकि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जब भारत विभाजन हुआ था, भारत विभाजन हुआ, तो भारत विभाजन होने के बाद में क्या बने, 2 राष्ट्र बने, कौन कौन से, एक पाकिस्तान, दूसरा अपना इंडिया ही रहेगा, यानी भारत रहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान है इसके भी 2 टुकड़े हुए, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश। लेकिन अब इन दोनों के इस मध्य कौन सी रेखा थी, वो थी रेड क्लिफ। जब रेड क्लिफ भारत और पाक के मध्य थी, तो पाक का ही तो विभाजन हुआ, पाकिस्तान का ही तो विभाजन होकर बांग्लादेश बना, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य की रेखा को भी क्या कहेंगे भैया, रेड क्लिफ रेखा ही कहते हैं।
क्या कहेंगे, रेड क्लिफ रेखा ही कहते हैं। अब इसके बाद आती है भैया भारत की भारत के ऐसे राज्य हैं, भारत के ऐसे राज्य जो समुद्र तट को टच करते हैं, भारत के ऐसे राज्य समुद्र तट को टच करते हैं, वो कौन कौन से देखो भैया। पहला गुजरात, ऐसे राज्य भारत की क्या करते हैं, समुद्र तट को टच करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया कि भारत के निम्नलिखित में तो कौन सा राज्य है समुद्री सीमा रेखा के पास में, तो आप देखो गुजरात, महाराष्ट्र, जिसमें महाराष्ट्र की राजधानी का मुंबई, जिसमें गोवा है, गोवा, कर्नाटक, बेंगलोर, बेंगलोर का कर्नाटक की राजधानी है, केरला है, तमिलनाडु है, और कौन सा भैया आंध्र प्रदेश, और कौन सा जाएगा, कर्नाटक होगा, बेंगलोर, तमिलनाडु, उड़ीसा, उड़ीसा के तट भी, पश्चिम बंगाल, ये सब देश कहाँ है, उन सब देशों की सूची यहाँ पर लिखी हुई है। यदि अपने मैप को देख रखा ना, ये जो ये वाला हिस्सा जो इस समुद्र के साथ में क्या बनाता भैया, सीमा रेखा बनाता। इसी में जो देश भी है, एक का नाम है अंडमान निकोबार, दूसरे का नाम है लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार, दूसरे का नाम क्या भैया, लक्षद्वीप नाम है। अब सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की तटीय सीमा सबसे लंबी है। द्वीपों की बात करें, यदि केवल किसकी बात करें, द्वीपों की बात करें, तो द्वीपों में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है भैया, अंडमान निकोबार की है। सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी भैया, दमन और दीव की है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें और द्वीपों की बात करें। लेकिन यदि यहीं पर बात करें राज्य की, राज्यों में सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस राज्य की है, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस राज्य की, तो भैया वो किसकी, गुजरात की है। तो ये क्या थी आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आते हैं देश की सीमा पर अवस्थित राज्य। हालांकि चीजें मैंने तुम्हें बता दी बोलते बोलते, जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है वही यहाँ पर लिखी हुई है। पहले आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, जो पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं भैया, सीमा का निर्धारण करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करने वाले, कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला था पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात का कच्छ वाला, गुजरात आपको भैया राजस्थान वाला बता, लेकिन गुजरात का टच हुआ है, तो गुजरात का जो कच्छ वाला पार्ट है ना, वहां पर कच्छ का रण जो है, ये वाला, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहाँ टच करता, ये पाकिस्तान के साथ में सीमा का साझा करता है। दूसरा था राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब बात आती है चाइना की। चाइना के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य कौन थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर नहीं है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था चाइना के साथ में। अब यहाँ पर क्या है जम्मू कश्मीर की जगह, लद्दाख। जम्मू कश्मीर चाइना के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता, कौन सा राज्य करता, लद्दाख करता। देखो तुम्हें दिखाऊंगा भाई, ये क्या है अपना, ये अपना इंडिया का वर्तमान मैप है। अब यदि हम इस मैप के माध्यम से बात करें तो क्या होगा, आप इसमें बताओ, ये चाइना का पार्ट है ये वाला, क्या यहाँ पर, और ये वाली सीमा रेखा किसकी है, ये जम्मू कश्मीर की है। तो जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा की चाइना के पास नजर आ रही है, नहीं, क्या नहीं आ रही, नहीं नजर आ रही। तो किसकी सीमा नजर आ रही है, ये लद्दाख वाले पार्ट की सीमा नजर आ रही है चाइना के साथ में। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर की सीमा चाइना के साथ तो नहीं लगती। चाइना के साथ किसकी सीमा नहीं लगती, जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती। बात है नेपाल की, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ये चीजें मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन करके बता दी, इन चीजों का एक बार देख लीजिएगा। अब बात आती है, देखो भाई, सागर विस्तार, भारत का सागरीय विस्तार। तो प्रायद्वीप है भारत के पूर्व में, प्रायद्वीप है भारत के पूर्व में बंगाली की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, बंगाली खाड़ी का मध्य हिंदू समुद्र में स्थित है। अब देखो क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये इनका कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहाँ चले गए, मतलब भारत है, इस भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में तो क्या है, बे ऑफ बंगाल,
बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, कहां पर, पूर्व में। यदि हम इसको नॉर्थ ईस्ट में बांट दें तो क्या होगा, उत्तर तो ऊपर पहुंच जाएगा, दक्षिण नीचे। यदि पूर्व पश्चिम में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, पूर्व में कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। यदि पश्चिम की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, अरब सागर। कौन सा, अरब सागर। यहाँ पर अरब सागर है तो इसके दक्षिण में क्या है, यहाँ पर भैया हिंद महासागर। हिंद महासागर दक्षिण में, हिंद महासागर कहां पर, इसके दक्षिण में है। तो यही चीजें कहां बताई गई हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, वही चीजें कहां बताई, यहाँ पर आपको लिखित रूप में बताई गई हैं। एक पॉइंट एक नॉटिकल, ये देखो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी है। एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, एक नॉटिकल मील। यहाँ पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी समझने के लिए। ये जो भारत की समुद्री माप, आप क्या होगा भैया, एक बार बताओ, मतलब समुद्र में तो बहुत मछली होती है, मैंने कहा भैया बहुत सारी मछली होती है, तो आप एक बार बताओ यार, समुद्र किसका है, समुद्र किसका है। मैंने कहा भाई समुद्र किसी का नहीं है, समुद्र किसी का भी नहीं है। समुद्र में कोई विदेश व्यापार कर सकता है लेकिन नौसैनिक शक्ति लेकर नहीं जा सकता। तो भैया को बताओ समुद्र की सीमा क्या होती है, मतलब किस देश का विस्तार कहां तक होता है, ऐसे हम पाकिस्तान के बराबर में जाकर जाएंगे। मैंने कहा नहीं, उनकी कुछ लिमिटेड होती हैं। जैसे देखो सीमावर्ती क्षेत्र, यह आधार रेखा 12 नॉटिकल मील की दूरी तक होती है, लगभग 18 से 20 किलोमीटर कह सकते हैं। 12 नॉटिकल मील का मतलब 18 से 20 किलोमीटर, 12 नॉटिकल मील 18 से 20 किलोमीटर, मतलब जो भारत की सीमा रेखा, जैसे क्या है अपना, ये अपना इंडिया है, और इस इंडिया में जो यहाँ तक, यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर, इस तट से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक स्थित है। मतलब 1.1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर, मतलब एक नॉटिकल मील में 1850 मीटर होते हैं। एक नॉटिकल मील में कितने, कितना भैया, 1850 मीटर होते हैं एक नॉटिकल मील में। दूसरी आती है भैया इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण एवं एकाधिकार प्राप्त है। मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, ये इस सीमावर्ती क्षेत्र में क्या होगा, जो भारत अपनी कुछ भी गतिविधि कर सकता है, सेना रख सकता है या फिर कुछ भी सामान समुद्र से निकालेगा इतनी दूरी तक, मतलब 12 नॉटिकल मील तक यदि कुछ भी सामान पाया जाएगा तो उस पर अधिकार किसका होगा, केवल और केवल उस पर अधिकार भारत का ही होगा, भारत का ही उस पर अधिकार होगा। दूसरा संलग्न क्षेत्र, यह आधार रेखा, आधार रेखा से वो 24 नॉटिकल मील दूर तक होते हैं। इस क्षेत्र में भारत को सीमा की शुल्क की वसूली आदि का वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। अब देखो भारत की तटीय रेखा, मतलब ये भारत की तटीय रेखा है और इससे 24 किलोमीटर, इससे 24 किलोमीटर तक, 24 किलोमीटर की दूरी तक, नॉटिकल मील तक की दूरी तक किसी देश का समुद्री जहाज निकल कर आता है तो उनसे क्या करते हैं, टैक्स वगैरह ले सकते हैं। क्या जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, शुल्क की आदि का वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अब आता अनन्य क्षेत्र, सबसे इंपोर्टेंट कौन सा भैया, ये अनन्य क्षेत्र है। इसके ऊपर ये बात रहता कि भैया ये चीजें क्या होती हैं, यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है, लगभग 300 350 के समथिंग होगा। तो इस क्षेत्र को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार है। इसके बाद उस सागर के प्रसार सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर कोई द्वीप वगैरह प्राप्त होंगे तो उस पर किसका अधिकार होगा, उस पर अधिकार होगा भैया भारत का। अब देखो आप कहोगे भैया एक बार बताओ, लेकिन ये चीजें तो मैं समझा दी, यहाँ को आ जाओ। मैंने कहा जी बताओ ये क्या अपना बांग्लादेश है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है, ये अपना बांग्लादेश है। तो मुझे ये बताओ भैया आप यहाँ पर किसका अधिकार होगा, यहाँ पर किसका अधिकार होगा, यहाँ पर। मैंने कहा भैया ये चीजें तो दोनों देशों के सहयोग से सुलझाई जाती हैं, ये चीजें दोनों देशों के सहयोग से सुलझाई जाती हैं। दोनों देश आपस में सहयोग कर लेंगे कि भैया इतना दूर तक अधिकार मेरा है, दूर तक अधिकार मेरा है, वो सब चीजें क्या होती हैं, वे अलग होती है, लेकिन कानूनी पैमाना क्या होता है मापने का, वही होता है। और बात देखो तटीय सीमा के लाभ वगैरह बताए गए हैं यहाँ पर। जैसे भारत की जलवायु की तटीय सीमा समकालीन बनाए रखने का कारण क्या है, उपयोगी है। तो दोस्तों आज की क्लास क्या भैया हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो भी आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने अपने भारत के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से देखा, भारत कहाँ पर अवस्थित है, भारत की क्या लोकेशन है, इसकी विस्तार या अक्षांश से देशांतर विस्तार कितना है, अक्षांश विस्तार का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देशांतर विस्तार का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज की क्लास क्या थी भैया हमारी,
इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत थी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।